हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आज की ये क्लास होने वाली है क्लास 12th के फिजिक्स के लिए, जहाँ हम अपना पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, और उस लगने वाले बल पर हमने कूलाम के नियम का भी अध्ययन किया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो को आसानी से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र। हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसके साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा, जिसको वैद्युत बल रेखा कहते हैं, उसका क्या गुण होता है, वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास को, जहाँ हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। स्टिक ले लो फटाफट और एक स्टिक लेके ऐसे गोल गोल घूमो। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही स्टिक के पास में कोई आएगा उसको चोट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो स्टिक के अंदर आने की कोशिश करेगा उसको हमारे हाथ से चोट। मान लो मैं आवेश हूँ और मैंने क्या कर रखा है कि ऐसे यहाँ तक मेरा क्षेत्र है ना कि इस इतने बार में जो कोई भी आएगा उसको चोट लगेगा। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि एक आवेश है, उसके पास में जहाँ तक कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र ही उसका कहलाता है क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो आप इसकी डिफिनेशन पढ़ सकते हो क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र रख दिया जाए। अब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी फ्री चार्ज रख दिया जाए तो वह चार्ज क्या करता है, मूव करता है, लेकिन किस दिशा में गति करता है, बल की दिशा में गति करता है। तो वह बल की दिशा में गति करेगा। सिंपल सी बात है, आप समझ लो कि मान लो कि ये क्या है ना कि आपका सपोज करिए कि ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। यदि इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कोई आवेश हो तो यह आवेश उसी की दिशा में गति करेगा जिस दिशा में बल की दिशा होगी, और यदि बल की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए तो चार्ज के आवेश करने की गति की दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैद्युत बल रेखाएं, तो इसको ध्यान से जरा समझिएगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के डिफिनेशन आप उसी इस प्रकार से समझ सकते हो कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक वक्र। तो वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र होता है। वक्र कैसा होता है, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि आप कोई काल्पनिक पथ या वक्र खींचते हो और यदि उस वक्र पर कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझो, यदि मैं बोल दूं कि ये आपका चुंबक है, याद करिए, तो इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है जबकि एक क्या होता है, साउथ पोल। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल के ऐसे साउथ पोल में एंट्री कर लेती हैं, ऐसे ऊपर की दिशा में, और यदि हम नीचे की दिशा में भी बनाने की कोशिश करें तो आप कुछ इस प्रकार से खींच सकते हो। तो ये जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो बल रेखाएं हमने बाहर की दिशा में क्लिक करके रखी हैं, यही बल रेखाएं, यही रेखाएं कहलाती हैं क्या, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा किसको कह सकते हो आप परिभाषा ध्यान से सुनो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई धनावेश क्या करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। वैद्युत बल रेखाओं का अपना एक गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर हटती है। मान लो कि ये मैं बोल दूं कि ये आपका धनावेश है, या एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप ये समझो क्या लिखा ऊपर, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर हटती हैं। यदि मैं बोलूं कि ये आपका धनावेश है तो इस धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलने को तो निकलेंगी, पर इनकी जो दिशा होगी वो दूर जाने की होती है। अर्थात ऊपर की दिशा में आप एरो लगा सकते हो। ऊपर की दिशा में एरो लगाने का ये मतलब है कि यह बल रेखाएं वैद्युत दिशा से कहाँ जा रही हैं, दूर हट रही हैं। जबकि इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं का एक और गुण होता है कि ये ऋणावेश की ओर आती हैं, मतलब ऋणावेश की ओर आने लगती हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक ऋणावेश है तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर आप ऐसे रेखा प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन अंतर क्या होगा, वह बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आएंगे, मतलब भीतर की दिशा में आप इसका एरो शो अप करा सकते हो। तो ये आपका कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर हटती हैं जबकि ऋणावेश के पास में आती हैं। इन बल रेखाओं का अपना एक विशेष गुण होता है, इन बल रेखाओं का अपना विशेष गुण होता है। विशेष गुण में नंबर 1 हम कह सकते हो कि ये रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर चली जाती हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर आपको ऐसे बना के दिखाएं, आप सपोज करिएगा ये आपका धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो बल रेखाएं ऐसे इस सिरे से निकलेंगी और इस ऋण सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। इस प्लस सिरे से निकलेंगी, इस सिरे से जाके प्रवेश कर जाएंगी। धन सिरे से निकलती हैं और जा करके ऋण सिरे में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये पहला इनका गुण
रहा है कि धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। दूसरा गुण क्या होता है कि दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब देखो, यदि यहाँ से पहली बल रेखा निकल गई, ये आपकी दूसरी बल रेखा निकल गई सपोज करिएगा, तो ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी काट ही नहीं सकती हैं। और तीसरा इसका गुण होता है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लो यदि ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर आप कोई ऐसे एक स्पर्श रेखा क्लिक कर दो। यदि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि इस पर हमने एक बल रेखा नीचे की दिशा में खींच रखा है, तो यह बल रेखा उस धनावेश पर, मतलब इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात ये जो दिशा होगी ये आपकी होगी बल की दिशा, ये होगी आपके लगने वाले बल की दिशा होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं के हमने आपको 3 गुण बताया। पहला गुण कौन सा बताया कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर कहाँ जाएंगी, ऋणावेश की ओर। जबकि दूसरा गुण बताया कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी काट ही नहीं सकती हैं। और तीसरा गुण हमने आपको बताया कि यदि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह खींची गई स्पर्श रेखा उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने समझा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पे कोई भी अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर क्षेत्र का मान, बस आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिए कि क्षेत्र का मान ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या आप यूँ कह लो कि यदि मैं 5 मीटर का ऐसे डंडा ले लेता हूँ तो 5 मीटर के राउंड में ऐसे गोल गोल घूम करके अपना क्षेत्र बना लूं तो मैं कितना क्षेत्र बना लिया, 5 मीटर। तो वही 5 मीटर कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, इसको आप प्रदर्शित करते हो Q0 से, Q0 से प्लस Q0 से। ये एकांक धन परीक्षण आवेश, एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई भी क्षेत्र होता ही नहीं है, उसको किसी भी क्षेत्र में रख दो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको आप अपनी भाषा में नहीं देखते हो, नदियों किनारों में साइड में लगा रहता है, जिसको कहीं भी फेंक दो जैसे मन वैसे वो पड़ा ही रहता है। ठीक वैसे ही एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, इसको किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रख दो उसके क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को यदि आप माप लेते हो, तो यदि बल माप लेते हो तो वही मान आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखते हैं कैसे। यदि मैं बोलूं यहां से कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q0 से, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो, कि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपान में Q0। जहां आप देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा होती है और आपको पता है कि बल भी एक सदिश राशि है, इसलिए आप लिख सकते हो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान में वेक्टर Q। आइए दोस्तों देखते हैं इसका मात्रक क्या हो सकता है। मात्रक जो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब तक आप मात्रक नहीं लिखते हो फिजिक्स में तब तक आपका कोई भी सवाल, कोई भी मान, कोई भी फॉर्मूला सही नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा मात्रक का हमेशा। यहाँ मैं लिख दूँ बल का मात्रक क्या होता है, आप बता सकते हो न्यूटन, जबकि क्यू का क्या होता है कूलाम। तो आप ये लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलाम। हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। यदि बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F की बीमा बटा में Q की बीमा। F बल, बल की बीमा आपको पता है, बल की बीमा होती है mLT का पावर -2। और आप बताओ Q बराबर क्या होता है IT, तो I का लिख सकते हो A और T का लिख सकते हो T। तो Q बराबर सूत्र तो हो गया IT, लेकिन यहाँ पर आपका जो बीमा निकल के आ गया वो बीमा हो गई आपकी कितनी, AT। यदि हम इन दोनों को ऊपर की दिशा में भेज देते हैं तो आप देखो ऐसे यम यल, इसको आइए t का पावर -1 ऊपर, t का पावर 1 ऊपर भेज दोगे तो t का पावर -1 और -1 मिलके हो गया t का पावर -3। mLT का पावर -3 और इस a के पावर 1 को ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा a का पावर -1। तो ये आपकी निकल के आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, mLT का पावर -3, a का पावर -1। दोस्तों इस पर सवाल भी हमको आता है कि आप ज़रा सवाल सॉल्व करके हमको बता दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
जैसे हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आप देख लो, यदि किसी आवेश -5 कूलाम पर लगने वाला बल 8 न्यूटन हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, आपको आवेश दिया गया है, आवेश बोले तो Q0 की वैल्यू दी गई है -5 कूलाम, जबकि बल इक्वल टू लिखा है 8 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E का मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता है अब कि हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि आप देखो E इक्वल टू होता है F/Q0। तो आप रख लो जल्दी से, E इक्वल टू कितना रखोगे? F इक्वल टू कितना रखोगे? 8 न्यूटन, जबकि Q का मान रख लोगे -5 कूलाम। आप कैंसिल कराओ तो 5 में 8 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कितना होने वाला है। E इक्वल टू 1.6 माइनस न्यूटन प्रति कूलाम। आप इतना वैल्यू आसानी से लिख सकते हो कि E की वैल्यू आ गई -1.6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये रहा है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला निकाला है E इक्वल टू F/Q0। और इस पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ये देखेंगे कि एक आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि माना ये एक बिंदु O है, इस पर हमने एक आवेश +Q रखा है और इसको हमने रख दिया एक परावैद्युतांक माध्यम K में। अब हम कहें कि इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है, जिस पर हमने एक रखा है एकांक धन परीक्षण आवेश। और हमने अभी आपको बताया कि धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई भी क्षेत्र नहीं होता है। इसको कहीं भी रख दोगे तो उस क्षेत्र पर या इसके आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मान लिया हमने कि माना एक बिंदु O है, इस पर एक आवेश एकांक आवेश +Q रखा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रखा है और इस पूरे आवेश को हमने एक परावैद्युतांक माध्यम K में रख दिया है। तो माना एक बिंदु O पर एकांक धनावेश +Q रखा है तथा यह बिंदु O परावैद्युत माध्यम K में रखा है, परावैद्युत माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक K है। हमने इसको मानने को तो मान लिया कि माना एक बिंदु O है जिस पर हमने एकांक धनावेश +Q रखा है और इस +Q को हमने परावैद्युत माध्यम में रख दिया है और परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K है। कहते हैं कि इस अब ये +Q, अब ये प्लस आवेश, ये +Q आवेश, ये भी +Q आवेश। तो आपको पता है कि दो एक ही प्रकार के आवेश हो जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात यह +Q आवेश इस पर एक बल लगाएगा जिसकी दिशा, आवेश इस +Q0 पर एक बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर की ओर होगी। तो हम अब यहाँ से लिखते हैं कि +Q के कारण हम लिख सकते हैं ऐसे, +Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आप ज़रा कूलाम के नियम से बताइए कि इस +Q के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल F, आपने क्या पढ़ा था? F इक्वल टू 1/4πε0। जबकि इसको एक परावैद्युत माध्यम में रखा है और इसका परावैद्युतांक K है, तो आप लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू K इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल Q इंटू Q0, दोनों आवेशों का गुणनफल Q और Q0 और बटा में दूरी के वर्ग का स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो किसका? R²। अर्थात +Q के कारण +Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू हो गया Q0 अपान में R²। अभी आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आपने देखा कि E इक्वल टू होता है F अपान में Q0। अब हम क्या करते हैं, इस F की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो हम देख सकते हैं E इक्वल टू इस F की जगह पर ये रखिए 1/4πε0 K इंटू Q0 अपान में R² और पूरा बटा में क्या लिख पाओगे Q0। तो Q0 से Q0 आसानी से कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ से मिल गया E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू KQ अपान में R²। आप ज़रा बता दो, यदि ये K है, इस परावैद्युतांक माध्यम है, आप लिख सकते हो निर्वात के लिए इक्वल टू 1 रखते हो। तो जैसे यहाँ 1 रखोगे तो 1 रखो या फिर ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अतः आपका ये जो तीव्रता आई है वो तीव्रता की वैल्यू आपकी हो जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान में कितना R²। और इसका मात्रक आप लिख सकते हो, अभी हमने मात्रक वो गणना की है, मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति कितना कूलाम। तो आपने निकाला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान में R²। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं।